नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सीधा अपना पहला सवाल लेते हैं इस हिस्से का। जी हेलो। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जनाब वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मेरे दो छोटे छोटे, एक थोड़ा सा बड़ा सवाल, एक छोटा सा, तो अगर प्लीज जवाब दे दें तो मैं बताइए सर। काफी मेहरबानी आपकी। जी बुखारी साहब, मैं 2001 में आया था। जी मुझे 14-15 साल हो गए यहाँ। ठीक। तो जब मैं आया था मैंने साइलम अप्लाई किया था, तो 2 साल के बाद मैंने यहाँ इस्लामिक मैरिज कर ली ब्रिटिश लड़की के साथ। ठीक 2005 में मुझे अल्लाह ने बेटी दी, जो अभी माशाल्लाह। 10 साल की है। ठीक है। ठीक। और मुझे बस वो कह लें कि मुझे नहीं पता था कि वीजा अप्लाई करना पड़ता है या खुद भी हो जाता है। मैं तो यही सोच रहा था खुद ही हो जाता है। खैर, ये कि 2008 में 9 में हमने अप्लाई किया, 9 में हमें मिल गया। मुझे 3 साल की डिस्कशन निकली, ठीक। जो कि 12 तक खत्म होनी थी। जब 12 में खत्म होने के करीब थी, तो तकरीबन 9-10 साल के मैरिज के बाद हमारी सेपरेशन हो गई। अच्छा। जब सेपरेशन हुई तो मैंने उनको बता दिया, जब अप्लाई किया होम ऑफिस को, उन्होंने मुझे 5 साल के रूट पे डाल दिया ठीक। कि फैमिली बेसिस पे। लेकिन उस वक्त डिवोर्स नहीं हुई थी और बच्ची भी मुझे मिल गई थी, और बच्ची स्टिल मुझे मिलती रही है लास्ट 8 मंथ पहले तक। जी। फिर मैंने कोर्ट में अप्लाई किया, वो 3 हीयरिंग हो गई, मेरी एक्स वाइफ नहीं आ रही, हमारी डिवोर्स भी हो गई है और मुझे बच्ची मिलने भी नहीं देती। अच्छा। अभी मेरी जो दूसरी मेरी एक्सटेंशन हो गई थी, 3-2.5 साल की मुझे थी, अभी 2.5 साल की और होनी है। 2 वीक के बाद मैंने अप्लाई करना है। जी। मैंने पूछना सिर्फ ये है कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा, ये क्या है, क्योंकि मुझे एक तो 15 साल हो गए हैं, दूसरा बच्ची का मैंने अप्लाई किया हुआ है कॉन्टैक्ट, वो मुझे मिलने नहीं देती। 3 हीयरिंग हो गई हैं, वो आ नहीं रही मेरी एक्स वाइफ, जी। और रीजन भी कोई नहीं बता रही कि अच्छा। क्यों नहीं आती, ये क्या है। अच्छा, एक तो ये सवाल है, और मेरे लिए क्या क्या बेस्ट है ऑप्शन पे, क्या मैं करूं, मेरी आराम से हो जाए एक्सटेंशन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे डैड जो है ना, वो 30 साल से यहाँ है। वो उनका भी मैंने बताया था उनको कि मेरे डैड हैं, वो ब्रिटिश हैं, सारा कुछ है उनको। वो डिसेबल्ड हैं और वो ब्रिटिश हैं, वो इंडेफिनेट है उनको उनके पास। मेरी अम्मी भी इधर है, सारे हम बहन भाई सारे इधर हैं। पहले आपने तो कहा वो उनकी ब्रिटिश हैं, वजह अब से आप कह मेरा रहे हैं कुछ हो इंडेफिनिट है। सकता है। जी पहले आपने कहा आपके वालिद ब्रिटिश हैं, फिर आपने कहा इंडेफिनिट है। नहीं, इंडेफिनेट है, ब्रिटिश नहीं, मतलब इंडेफिनेट है। वो पुराने हुए हैं, 30 साल पुराने। ओके। तो अभी मेरी उम्र भी अभी नीली 35-36 है। जी। मैंने मैंने पूछना ये है कि मेरे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा, और मेरी एक्सटेंशन हो जाएगी या डिफिकल्ट होगी, या क्या है। तो सबसे बेहतर मैं आपको मैं जो बात बताऊं यहाँ पे, जी आपके सवालों को सुनने के बाद और इतना टाइम सुकून से सुनने के बाद, सबसे बेहतर है अगर आप मुझसे जवाब लेना चाहते हैं तो आप मेरे पास एक अपॉइंटमेंट बना लीजिए और मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं आपको जवाब इसका ज़रूर दूंगा। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर डिस्कस करने वाली। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आपके साथ। जो आपने पहले बताया आपको डिस्कशन लीव 3 साल की मिली, अगर आपकी 3 साल की डिस्कशन लीव एक्सटेंड हो जाती तो 6 साल के बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते थे। आपकी वो चीज़ नहीं हुई, आपको 3 साल की डिस्कशन लीव के बाद 2.5 साल की डिस्कशन लीव मिली, और आपने कहा कि आपको 5 साल वाले रूट पर डाल दिया गया। मेरा नहीं ख्याल वो 5 साल वाला रूट है, मेरा ख्याल है वो 10 साल वाला रूट है। डिपेंडिंग अपॉन आप इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आपको मिला है स्टेटस या इमिग्रेशन रूल्स के आउटसाइड मिला है। सो अगर तो आउटसाइड है, जो कि मुझे लगता है कि उसके अंदर हुआ है, तो फिर आपको 10 साल का रूट होगा, जिसका मतलब ये कि आपने अभी 2.5 साल के लिए अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए, वो खत्म होगा तो फिर आप दोबारा 2.5 साल के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक और दफ़ा 2.5 साल के लिए अप्लाई करेंगे। सो ये 10 साल के बाद जाके आपको इंडेफिनिट लीव मिलेगी, अनलेस उससे पहले आपके 10 साल लीगली भी कंप्लीट हो जाए। सो आपके जो पहले 3 साल हैं डिस्कशन लीव वाले, वो भी काउंट हो जाएंगे, तो शायद आपको आखिरी एक्सटेंशन के लिए ना जाना पड़े। इसलिए मैंने कहा बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं इसके अंदर जो इसमें आ सकती हैं। जो आपने पूछा कि चांसेस क्या हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई किया हुआ है, 3 हियरिंग्स हो गई हैं, वाइफ आपकी आती नहीं है वहाँ पे, एक्स वाइफ आपकी आती नहीं है, बच्ची से मिलने नहीं देती। कैफका इसको इन्वॉल्व कीजिए, जज को पुश कीजिए, और उसके बाद एक ऑर्डर बनाया जाएगा जो खास तौर पे उनको फोर्स करेगा कि उनको ले आना पड़ेगा कोर्ट में और आके आपको जवाब देना पड़ेगा। और होम ऑफिस को ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपकी सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो होम ऑफिस अपनी प्रोसीडिंग्स को ऑन होल्ड रखेगा जब तक आपकी तरफ से उनको कोई जवाब नहीं मिलता जाता। अगेन कॉम्प्लिकेटेड मैटर, खुद ना कीजिएगा। दूसरा सवाल आपने पूछा डैड के बारे में कि जी डैड आपके यहाँ पर हैं और वो इंडेफिनिट लीव होल्डर हैं और बीमार हैं, आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, जो कुछ भी है। अगर तो सिचुएशन इस तरह की है कि आप उनको
कंप्लीटली लुक आफ्टर करते हैं, आपके लुक आफ्टर किए बगैर वो यहाँ पे नहीं रह सकते, तो फिर आपका शायद कोई चांस बन सकता है। अब पहले क्योंकि आपने कहा था कि वो ब्रिटिश हैं, तो मैंने समझा कि चलो हम ज़िम्ब्रानो रूट पे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका अब बताया कि वो ब्रिटिश नेशनल नहीं है, उनके पास ILR है, तो आप ज़िम्ब्रानो रूट पे नहीं जा सकते, फिर आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स वाले रूट पे जा सकते हैं, जिसका आपको अपने केस में अपनी एक्सटेंशन के अंदर तमाम जिक्र करना चाहिए। आपने यूँ सोचना है कि आपने जब अपनी एक्सटेंशन एप्लीकेशन डालनी है, उसके अंदर अपने तमाम सर्कमस्टांसेस डालने हैं। सो उसमें बच्ची का भी बताइए कि आपका बच्ची से कांटेक्ट हो नहीं सक रहा, आप मिलना चाह रहे हैं, आप इतने साल मिलते रहे हैं, 8 महीने पहले तक भी आप रेगुलर मिलते रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है और आप उसकी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। अगर वो सारी बातें डालते हुए आप केस को लेकर चलते हैं, प्लस अपने फादर का बीच में आप डालते हैं कि वो डिसेबल्ड हैं, आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, वो सारी चीज़ें आती बीच में, तो फिर आपका केस एक उसके अंदर एक फाइटिंग चांस ज़रूर बन सकता है। ये जो आपने बताया कि आपको 15 साल हो गए यहाँ पे, क्या उसी बेस पे आपको स्टेटस मिल सकता है? सिर्फ उस बेस पे नहीं मिलता, ये आपके तमाम सर्कमस्टांसेस को इकट्ठा करते हुए वो तिनका तिनका जोड़ के वो जो घोंसला बनाने वाली बात है वो कर रहे हैं आप सारी चीज़ों को जमा करते हैं, फिर जाके आपका मामला बनता है। आखिर मैं फिर वही कहूँगा जो आपको मैंने जवाब देते हुए शुरू में कहा था, आपको इसमें पूरी एडवाइस की ज़रूरत है, प्रॉपर डिटेल्ड एडवाइस की। मेरे पास आना चाहते हैं, शौक से आइए, किसी और के पास जाना चाहते हैं, किसी से भी, खुद आपने इसको नहीं करना। आपके मैटर में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि इसको आपको वो हेलीकॉप्टर में बैठ के देखना है कि कहाँ से किस किस चीज़ को कैसे कनेक्ट करना है आपने, उस तरह से इसको कीजिएगा। सो इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये सोचिए कि हाँ पहले डिस्कशन ली मिल चुकी है, अब क्या मुश्किल है, अब तो आराम से हो जाएगा। आसान अब कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ इस पर अच्छी तरह मशवरा करके फिर आगे चलिएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि मेरे हस्बैंड की अभी 2 वीक पहले इंडेफिनेट लग के आई है। क्या हुआ जी? तो उनकी इंडेफिनेट लीव लग के आई है। अच्छा, 2 ठीक। वीक पहले। और सर क्या वो स्टेट पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं? उनको किस बेस पे इंडेफिनिट लीव मिली है जी? सर सेटलमेंट बेस पे मिली है, लेकिन उनको 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए। और आप ब्रिटिश हैं? जी सर। आप ब्रिटिश हैं, आपके साथ शादी के बेस पे उनको मिला ना यहाँ पे? जी सर, मैं ब्रिटिश हूँ, हमारे बच्चे हैं 2, वो भी ब्रिटिश हैं। ओके, ठीक है। उनका चूंकि टेस्ट नहीं पास हुआ था, इसलिए उन्होंने लेट अप्लाई किया था और उन्होंने बीच में जो है ना एक्सटेंशन ली थी। ओके, ठीक है। और कोई सवाल आपका? और ये सर कि नेशनलिटी अगर अप्लाई कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर क्या होगा? ओके, चलो मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ आपको। जब किसी के पास इंडेफिनिट लीव होती है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज टू अ ब्रिटिश नेशनल, तो वो फॉरन इंडेफिनिट लीव मिलने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, बेशक अगले दिन, अगर उन्होंने 3 साल लीगली यूके में गुजार लिए तो। अब आपके हस्बैंड, आपने बताया कि 3 साल से ज़्यादा उनको हो गए हैं और वो लीगली रह रहे हैं यहाँ पे, उनको इंडेफिनिट लीव भी अब मिल चुकी है। सो जब भी उनको इंडेफिनिट लीव मिली, चाहे लास्ट वीक मिली, डज नॉट मैटर, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस की बात है, उनको प्रोसेस में लाइफ इन द यूके टेस्ट करना है। अगर उन्होंने यूके से कोई डिग्री नहीं की हुई तो उनको अपनी वो डिग्री के लिए भी उसके लिए B1 लैंग्वेज टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना होगा। उसके अलावा उनकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए और 3 साल से वो आपके साथ हैं और लीगली रह रहे हैं यहाँ पे। मैं उससे यही समझ रहा हूँ कि 3 साल पहले वो यहाँ पे थे नहीं। अगर तो वो पिछले 10 साल में यहाँ पे यूके में थे और उनका कोई भी स्टेटस और चलता रहा है तो उस स्टेटस को भी देखा जाएगा, क्योंकि अब नेशनलिटी की एप्लीकेशन जो होती हैं, जो नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन होती हैं, उसके अंदर वो आपके 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। सो अगर तो वो सिर्फ 3 साल से यहाँ पे, तो उनको तो 10 साल का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो उनका 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ साफ सुथरा है, कुछ गलत काम नहीं है, बीच में कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो होम ऑफिस की फ़ीस है वो तो आप फॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके उसको कर सकते हैं। 1000 पाउंड के करीब अब तो हो चुकी हुई है। आपने अपने 5 साल के पिछले 3 साल के आपने पासपोर्ट्स लगाने, जिससे पता चले कि उन्होंने यहाँ से यूके में 270 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं गुजारे, और प्लस ये कि पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने 90 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं गुजारे। ये उनकी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। आपके साथ शादी उनकी चल रही है, आप ब्रिटिश नेशनल हैं, ILR उनको मिल चुकी है, 3 साल लीगल भी हैं, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन भी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी अगर वो कर सकते हैं और लाइफ इन द यूके टेस्ट कर लेते हैं तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लें जी। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। भाईसाहब,
एक छोटा सा क्वेश्चन था अली भाई साहब से। बताइए। एक क्वेश्चन में ये था कि एक जेआर की थी रिफ्यूजल के बाद, तो जेआर में जो है ना हमने कुछ एविडेंस सबमिट करवाए जो कि जो है ना केस वर्कर के सामने नहीं फैले थे, क्या कहते हैं, जो एविडेंस जो थे मेडिकल एविडेंस थे कुछ जो हम प्रोवाइड नहीं कर सके थे उस टाइम जी। केस वर्कर को। अच्छा। जब जेआर का डिसीजन आया उसमें ये उन्होंने जर्नलिस्ट को विदाउट मेरिट्स के ऊपर जो है ना रिफ्यूज कर दिया कि ये मेरिट्स पे नहीं है, लेकिन उसने जो है ना एक जो उसने ऑर्डर दिया साथ जो है ना ऑर्डर उसमें मिला, सब्जेक्ट में उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि री ओपन एप्लीकेंट्स फाइल, और इसको रीसबमिशन के लिए जो है ना हमें बोला गया कि रीसबमिशन इसको किया जाए। जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि रीसबमिशन बेसिकली कितने अरसे के अंदर कर सकते हैं, और रीसबमिशन का प्रोसेस कितना, और कितनी देर में जवाब आएगा होम ऑफिस की तरफ से जी। और अदर वो जवाब देते भी हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि रीसबमिशन के ऊपर वो जवाब नहीं देते। काइंडली ये जो है ना थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, काइंड ऑफ जनरल सा क्वेश्चन पूछा, इसको डिटेल में प्लीज बताइएगा। एक बात याद रखिए, जो आपका डिसीजन आया है, आपने मुझे बताया कि उसको उन्होंने जज ने उसमें कहा है कि डिसीजन इज टोटली विदाउट मेरिट्स। जो रिफ्यूज़ल आता है उसके अंदर टोटली विदाउट मेरिट्स है, शायद उसमें आपको उसने मौका भी ना दिया हो कि आप ओरल हियरिंग पे जा सकें। सो जब ये चीज़ भी नहीं है, आप ओरल हियरिंग पे भी नहीं जा सकते, आपका डिसीजन इज टोटली विदाउट मेरिट्स, तो फिर आपको जो उसने जज ने बीच में कहा होगा डिसीजन में, वो ये कहा होगा इट इज़ ओपन टू यू टू रीसबमिट और ओपन टू यू टू सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन। अब वो चीज़ क्या है, अब उसके अंदर ये नहीं कि आपने कोई एक विद इन स्पेसिफाइड टाइम करना है। टाइम तो आपके ऊपर है, जितनी जल्दी आप कर रहे हैं उतना बेहतर है, क्योंकि आपके लिए कोई सेट टाइम लिमिट्स इसके अंदर नहीं होंगे। आपको जज ने सिर्फ ये कहा कि जी मैं इसको एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके ऊपर पूरा पूरा आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप ये एविडेंस लगा के नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। उस नई एप्लीकेशन के अंदर इस एविडेंस को आप कंसिडर करवाइए। और अगर ऐसी चीज़ नहीं है, उसने खासतौर पे कहा है कि ऑर्डर मैं करता हूं होम ऑफिस को कि ये एविडेंस सबमिट किया जाएगा दोबारा, और फिर वो इसको पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर फैसला देंगे, तो वो चीज़ ऐसी कि जिसके अंदर आपको फौरन कर देना चाहिए उसको। ये जो रीसबमिशन वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जी। इसमें से बात यही है कि आपके पास एक ऑप्शन हमेशा होता है कि आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपने ओरिजिनली एप्लीकेशन की, आपकी अपील गई, आपका जो भी एविडेंस उसके साथ लगाया वो कंप्लीट नहीं था, आपको रिफ्यूज़ किया गया, आप जुडिशियल रिव्यू में गए और आपने नया एविडेंस लगा दिया, तो वो आपको कारामद नहीं होगा। माय सजेशन इज कि आप उसमें नई एप्लीकेशन करें और अपना सारा एविडेंस लगा के उसके बेस पे चलेगा। ये तो आपने जो मुझे बताया, जो मुझे समझ आया, मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। और ऐसा बेस्ट ऑफ लक जी। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। जिस तरह हमेशा कहता हूँ, अपना कोई छोटा मोटा सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ। अब मैं कोर्ट में भी दोबारा जाना शुरू हो रहा हूँ, बिकॉज लोगों की बहुत एक प्यार मोहब्बत ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं लोग। सो मैं दोबारा से वो चीज़ अब कोर्ट्स में जाने का शुरू कर रहा हूँ। सो आप अगर उस हवाले से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी को दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपनी नेक दुआओं में और नेक अल्फाज में याद रखिएगा। अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।